प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके राजस्थान का भूगोल प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट के अंतर्गत राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम राजस्थान के प्रथम भूआकृतिक प्रदेश या पश्चिमी भाग में स्थित भूआकृतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान जो है उसे जलवायु व धरातल के अंतर के आधार पर 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब इसमें से हम प्रथम भूआकृतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके कई तरीके से उपविभाग किए जाते हैं। इसमें एक उपविभाग इस प्रकार से किया जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे 25 सेंटीमीटर की कम वर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका पश्चिमी भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहलाता है और इसका जो पूर्वी भाग है वह राजस्थान बांगड़ कहलाता है। दूसरा वर्गीकरण जो है उसमें जैसे शुष्क रेतीला प्रदेश, लूनी जवाई का बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये जो तीनों प्रदेश हैं वो राजस्थान बांगड़ के अंतर्गत आते हैं। और सबसे पहला जो है शुष्क रेतीला प्रदेश या पश्चिमी विशाल मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। थार का मरुस्थल जो है वह राजस्थान का ही नहीं वरन भारत का भी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह मरुस्थल जो पैलियो आर्कटिक अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है उसी का और अरब और ईरान का जो मरुस्थल है उसी का ही विस्तार है, जो कि भारत तक हो गया है और भारत और पाकिस्तान में इस मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल जो है वह वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन राजस्थान में ये जो मरुस्थल है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक 640 किलोमीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम तक 300 किलोमीटर तक चौड़ा है और इसी के आधार पर इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य रूप से यह जो भूआकृतिक प्रदेश है वह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में स्थित है और राजस्थान के 12 जिलों में, जिसमें से बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पूर्ण मरुस्थल और जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर इनमें अर्ध मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है। राज्य के कुल भूभाग का यह 61.11% भाग रखता है, जबकि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या जो है वह यहाँ पर निवास करती है। इसकी अन्य विशेषताओं में यदि हम देखें तो यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, इसीलिए यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है जिसमें अरब सागर का जो मानसून है उससे यहाँ वर्षा नहीं होती। सामान्यतः यहाँ बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। इस प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ है, यानी उत्तर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ का ढाल है। यहाँ जो मृदा पाई जाती है वह रेतीली और बलुई मृदा पाई जाती है। इसके साथ साथ यह मृदा जो है वो लवणीय है। यहाँ की मृदा में जैविक पदार्थों की कमी है और लवणता यानी नमक की अधिकता पाई जाती है। इस प्रदेश की जो जलवायु है वह शुष्क है, उष्ण है और अत्यधिक विषम है। यहाँ दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ वार्षिक तापांतर भी काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। दैनिक तापांतर अधिक होने का कारण जो है वो यहाँ पर जो विस्तृत बालू का रेत है वह है, जो कि शीघ्र ही गर्म और शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। वर्षा जो है यहाँ 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और वर्षा होने का जो समय है वह वर्ष में जुलाई से सितंबर माह के मध्य में होता है। ये राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसकी सैटेलाइट इमेज है। ये राजस्थान ही नहीं वरन पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और ये जो इस लाल बॉक्स के अंदर जो दिखाया गया है ये संपूर्ण थार का मरुस्थल है। ये यहाँ हरियाणा तक भी फैला हुआ है, बाकी राजस्थान में कुछ भाग इसका गुजरात तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके सारे भी ये विस्तृत है। ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक विभाग है जो हमने पहले पढ़े थे, उसमें आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस रेखा, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी है, जो कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के मध्य एक बड़ा अंतर प्रस्तुत करती है, जो कि अरावली पर्वतमाला के सारे स्थित है ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। और इसके पूर्व में एकदम अलग प्रकार के जलवायु, अलग प्रकार के भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं और इसके पश्चिम में जो भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं वो काफ़ी अलग है। ये इसके 2 उपविभाग जो बड़े किए गए हैं वो ये उपविभाग है बड़ा
जिसे हम रेतीला शुष्क प्रदेश कहते हैं, जिसके 2 उपविभाग बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त इसके राजस्थान बांगड़ जिसे हम कहते हैं, अर्ध शुष्क मैदान भी जिसे कहते हैं, और ये जो राजस्थान बांगड़ है इसके 4 उपविभाग घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश है। ये इसके 4 उपविभाग किए जाते हैं। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 उपविभाग है राजस्थान के बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। यानी कुल मिलाकर 2 बड़े विभागों के अंतर्गत हमने 6 उपविभागों का अध्ययन करना है। जैसा कि मरुस्थल है इसलिए यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है वह वर्षावाही होती हैं, यानी केवल वर्षा के मौसम में इसमें जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह वाली होती हैं। नदियों में पानी काफ़ी कम मात्रा में और वर्षा में पाया जाता है, इसलिए इनका जो पानी है वह रेगिस्तान में ही सूख जाता है, ये सागर तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए अधिकांश नदियाँ जो हैं वो थोड़ी दूर प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख नदियों में लूनी, कांतली, घग्गर और कांकड़ी हैं। चूँकि ये तैतीस सागर का अवशेष रहा है इसलिए यहाँ जो प्रमुख झीलें पाई जाती हैं वो नमक का भी बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें पचपदरा है, डीडवाना और लूणकरणसर प्रमुख रूप से पाई जाती है जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। ये राजस्थान के जो भौतिक विभाग है उसमें आज हम इस प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ गर्मियों में उच्चतम तापमान 50 डिग्री के आसपास और सर्दियों में जो तापमान है वो हिमांक से नीचे यानी -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी रहता है। यानी यहाँ वार्षिक और दैनिक तापांतर दोनों ही अधिक पाए जाते हैं। यहाँ की जो फसलें हैं उनमें अधिकतर बड़े मोटे अनाज वाली फसलें पाई जाती हैं, जिसमें बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, मूंग है, ये सब पाए जाते हैं। और सर्दी की जो फसलें हैं, रबी की जो फसलें हैं उसमें गेहूँ, सरसों और रसदार फल पाए जाते हैं। वनस्पति, यहाँ मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं या इनका जो तना होता है वह काफ़ी मोटा होता है जो कि पानी को बहुत दिनों तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति के अंतर्गत बबूल है, कीकर है, कुमट, खेजड़ी है, कैर है, फॉग है और खीप जैसे वनस्पति यहाँ अधिकता से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ धामण और सेवण नाम की घासें भी प्रमुखता से पाई जाती हैं जो कि बहुत अधिक पौष्टिक होती हैं। खनिजों के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार भी मिले हैं। जिप्सम और रॉक फॉस्फेट आदि अधात्विक खनिज भी यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं। चूँकि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वह इसको 2 भागों में बांटती है, तो इसके जो 2 भाग हैं उनमें एक भाग को हम कहते हैं पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान। दूसरा जो भाग है उसे हम राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान के रूप में जानते हैं। 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से इन दोनों भागों को अलग अलग करती हैं और ये दोनों जो भाग हैं वो एकदम एक दूसरे से बहुत अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान पे चर्चा करें तो ये जो हिस्सा है इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी 20 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो शुष्क बालू का मैदान भी कहलाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये जो बालू का स्तूपों से ढका हुआ भाग है ये भारत में ही नहीं वरन पाकिस्तान की सीमा के सहारे भी विस्तृत है और गुजरात और पंजाब तक यह भाग जो है वो विस्तृत है। ये जो पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है इसके 2 उपविभाग किए जाते हैं। एक बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। देखें तो हम इस हिस्से की बात करें जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी ये जो पार्ट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो हिस्सा है जो येलो कलर से गया है ये है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और ये जो बीच में ग्रे कलर के शेड से दिखाया गया है ये है बालू का स्तूप से रहित क्षेत्र या बालू का स्तूप से मुक्त क्षेत्र। जो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें बालू का के विशाल टीले पाए जाते हैं, बालू मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं और ये टीले तेज हवाओं के साथ साथ अपना स्थान भी लगातार बदलते रहते हैं। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्यों के परिणाम स्वरूप बनते हैं।
ये जो बालू का स्तूप है ये लगातार गतिशील रहते हैं। इनका स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य, जब ग्रीष्म ऋतु होती है और बहुत तेज गति से यहाँ हवा चलती है, उस समय इनका सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो अलग अलग विशेषताओं वाले और अलग अलग आकार, अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें जो बालू का स्तूप है उनमें कुछ प्रमुख हैं, जिसमें पवना अनुवृत्ति या रेखीय, इन्हें लॉन्गिट्यूडिनल बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये बालू का स्तूप जो है वो राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भूभाग, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाए जाते हैं और इन पर वनस्पति भी पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल जो बालू का स्तूप होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं और हवा की जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है। ये वायु की दिशा के समानांतर ही पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल जो या पवना अनुवृत्ति जो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। दूसरे नेटवर्क बालू का स्तूप जो होते हैं वह उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय भाग में, जिसमें हनुमानगढ़ से लेकर हिसार भिवानी तक का जो क्षेत्र है वहाँ ये पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क बनाते हुए से होते हैं और इन पर काफ़ी अधिक मात्रा में वनस्पति जो है वो पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं होते हैं, ये काफ़ी स्थिर होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, क्योंकि इन पर बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बरखान, जिन्हें वास्तव में बालू का स्तूप का जो नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहले छवि आती है वो आती है बरखान की, जो कि गतिशील होते हैं, रंध्रयुक्त होते हैं और सबसे नए बने हुए बालू का स्तूप होते हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में ये चूरू में, जैसलमेर, सीकर, लूणकरणसर, सूरतगढ़, बाड़मेर और जोधपुर में ये पाए जाते हैं। बरखान जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं और इसमें हवा की दिशा इस प्रकार होती है। यहाँ पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल साफ क्षेत्र होता है और यहाँ बहुत बड़ा विशाल बालू का टीला होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, यानी यदि हवा इस प्रकार से चल रही है तो ये जो बालू का स्तूप है ये इस प्रकार से बनेंगे। ये अर्ध शुष्क भागों में अधिक स्थिर होते हैं और ये मरुभूमि के पूर्वी और उत्तरी भागों में, जिसमें बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में अधिकता से पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये सभी जिलों में विद्यमान है। इनका निर्माण वनस्पति और समतल मैदानी भाग के बीच में उत्पाटन के द्वारा होता है और इनकी आकृति जो होती है वो हेयर पिन की तरह होती है। इस प्रकार से इनकी आकृति पाई जाती है। यहाँ से हवा उड़ के इस तरफ और इस तरफ सब जगह जमा हो जाती है और ये बीच का जो हिस्सा होता है ये एकदम साफ होता है। तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप या स्टार ड्यून्स का निर्माण उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्ष में हवा जो है उसकी जो दिशा है वो लगातार परिवर्तनशील होती है। तो इनके मध्य में जो बालू का स्तूप बनते हैं वो इस प्रकार तारे की आकृति वाले बनते हैं और ये जो बालू का स्तूप है इनका निर्माण मुख्यतः संश्लिष्ट व अनियतवादी पवनों के क्षेत्र में होता है, जिसमें मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, जैसलमेर इनमें अधिक पाया जाता है। ये आप डायग्राम देखिए बालू का स्तूपों का। ये बरखान बालू का स्तूप जिसमें हवा की दिशा इस प्रकार से है। ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स हैं, ये लीनियर ड्यून्स हैं, ये स्टार ड्यून यानी तारा बालू का स्तूप और ये नेटवर्क। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, इसलिए ये बहुत अधिक स्थिर बालू का स्तूप भी कहलाते हैं। अब राजस्थान का ये जो मरुस्थल है इसके अंतर्गत एक बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिल्कुल भी बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, रेत के टीले बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं और ये कहलाता है बालू का स्तूप रहित क्षेत्र या बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये जो प्रदेश है वह जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी कहलाता है। इस क्षेत्र में जुरासिक और टर्शरी व प्लास्टोसिन काल की अवसादी चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। इयोसीन प्लास्टोसिन युग में यहाँ विशाल समुद्र, जिसे हम टैथिस सागर के नाम से जानते हैं, उसके अवशेष यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पर चूना पत्थर व बलुआ पत्थर की जो चट्टानें हैं वह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये दोनों ही अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं और इन अवसादी चट्टानों के अंतर्गत यहाँ पर वनस्पति और जीवावशेष दोनों ही इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। वनस्पति और जीवों के जो अवशेष है वो समुद्री जीवों के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि इस स्थान पर प्राचीन समय में जुरासिक काल के अंतर्गत यहाँ कभी न कभी कुछ समुद्र रहा होगा, जिसके कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं उसमें अवशेष पाए जाते हैं। जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान आकलवुड फॉसिल पार्क जिसे कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीवाश्मों के उदाहरण हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र है ये तेल व गैस का व्यापक भंडार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल व गैस प्राप्त हुआ है
और यहाँ पर टर्शी काल की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें इनके भंडार पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बेसर श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी और लाठी श्रेणी जो है वहाँ जुरासिक कल्प या जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं और ये जो चट्टानें हैं ये भूमिगत जल का भारी भंडार है। लाठी सीरीज़ जो कि जैसलमेर और पोखरण के बीच में स्थित एक कस्बा है, लाठी कस्बा है, वहाँ पर भूमिगत जल का बहुत अच्छा भंडार है। वहाँ भूमिगत मीठा जल पाया जाता है और ये माना भी जाता है कि ये सरस्वती नदी का जो चैनल है या सरस्वती नदी की जो धारा है वो यहाँ से होकर बह रही है, इसलिए भी यहाँ पर भूमिगत जल जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ गैस व खनिज तेल के व्यापक भंडार भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो प्रदेश है वह राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान के रूप में जाना जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। ये जो प्रदेश है इसके पूर्व में तो शुष्क रेतीला प्रदेश है और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ जो है वो लूनी नदी मुख्य रूप से बहने वाली नदी है। इसके अतिरिक्त यहाँ आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। ये जो प्रदेश है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भाग को घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग को शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी भाग को लूनी नदी या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु के मध्य का संक्रमणीय क्षेत्र है या ट्रांजिशनल जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावटी का आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है ये इसके 4 विशिष्ट उपविभाग हैं जो कि अलग अलग विशेषताओं वाले हैं। इनमें से हम प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं घग्गर का मैदान। घग्गर के बारे में ये कहा जाता है कि घग्गर जो नदी है वह प्राचीन सरस्वती नदी का ही अवशेष है। घग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब और हरियाणा में से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। वैदिक सरस्वती नदी का चैनल भी कहा जाता है क्योंकि घग्गर जो है वैदिक सरस्वती नदी की सहायक नदी है। मुख्यतः ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में विस्तृत है घग्गर का मैदान। वर्तमान समय में यहाँ घग्गर नदी प्रवाहित होती है जिसे मृत नदी कहा जाता है क्योंकि ये नदी केवल वर्षा ऋतु में बहती है, उसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर ये सूखी रहती है। वर्षा ऋतु में इसमें काफ़ी जल आने के कारण ये यहाँ पर कई बार बाढ़ भी आ जाती है और हनुमानगढ़ जिले को ये जलमग्न भी कर देती है। यह नदी भटनेर के पास रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो तल है, जो पेटा जिसे बोलते हैं नदी का तल, वहाँ पर चावल और गेहूँ जैसी फसलें जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और ये जो हनुमानगढ़ जिला है यह घग्गर का वरदान कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा प्रदेश है लूनी बेसिन जिसे हम गौड़वाड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी व इसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। इसमें जोधपुर, जालौर, पाली व सिरोही के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ मालानी पहाड़ियाँ व चूने के पत्थर की चट्टानें भी पाई जाती हैं। लूनी नदी जो है वो अजमेर में नाग पहाड़ यानी अरावली से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है और बहती हुई यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। बालोतरा तक इस नदी का पानी बहुत मीठा है, लेकिन उसके बाद वहाँ की नमकीन चट्टानों के कारण और नमक के कणों के कारण इस नदी का पानी जो है वो खारा हो जाता है। कच्छ के रण में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। वर्षा के दिनों में ये नदी कभी कभी अरब सागर तक भी पहुंच जाती है। इस नदी के ऊपर जसवंत सागर, सरदार समंद, हेमावास और नया गांव जैसे बांध भी बनाए गए हैं जो कि पेयजल व सिंचाई दोनों के लिए ही उपयोग में लिए जाते हैं। राजस्थान बांगड़ का जो मध्य का भाग है उसे नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र की ये विशेषता है कि यहाँ नमक युक्त झीलें पाई जाती है। जो नदियाँ हैं वो अंतः प्रवाह प्रणाली की हैं, प्राचीन चट्टानें हैं और बहुत ही ऊंचा नीचा धरातल मौजूद है। यहाँ कई खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जो देश भर के नमक की आपूर्ति को पूरा करती हैं, जिसमें डीडवाना, कुचामन, सांभर और नावा। सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है जो पूरे देश में नमक का उत्पादन करती है। यहाँ
जो भूगर्भिक संरचना है उसकी गहराई में माइकासिस नामक नमक की चट्टान पाई जाती है, जिससे कैपिलरी एक्शन या केशिकात्व की जो क्रिया है उसके कारण जो नमक है वो सतह पर आता रहता है। और यहाँ नदियाँ आती हैं, उनके साथ भी नमक के जो कण हैं वो बहाकर लाती हैं, इसलिए यहाँ वर्ष प्रतिवर्ष जो नमक है वो लगातार उसका उत्पादन होता रहता है, नमक कम नहीं होता है। तीसरा जो प्रदेश है शेखावटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इस भूभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का कुछ भाग आता है। इसके उत्तर में घग्गर का मैदान है और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। इस प्रदेश के अंतर्गत बरखान प्रकार के बालू का स्तूप काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली सभी नदियाँ, जिनमें कांतली, मेढा, रूपनगढ़, खारी आदि हैं, सब आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं। उसके अतिरिक्त शेष वर्ष में ये शुष्क रहती हैं। वर्षा ऋतु में ये या तो किसी झील में मिल जाती हैं या मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। राजस्थान का ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये विशिष्ट विशेषता वाला है। कोई भी प्रदेश किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना व उसके उच्चावच दोनों का परिणाम होता है। अगले व्याख्यान में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।